स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। और गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम विकास की क्लास नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम ग्राम विकास की 3 क्लास को कवर कर चुके हैं और हमने लास्ट क्लास में राजस्व विभाग के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को समझा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं लेखपाल के बारे में। आज हम पटवारी या लेखपाल के बारे में फुल इंट्रोडक्शन वीडियो कवर करने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं लेखपाल के बारे में। जिस एग्ज़ाम की गाइज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए हम ग्राम विकास पढ़ रहे हैं, आज उसको हम सही तरीके से जानेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, साथ में पटवारी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस जानते हैं कि जो लेखपाल या पटवारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा आयोजित होने जा रही है या आयोजित होगी। अभी कोई टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन परीक्षा तो आयोजित होगी ही। थोड़ा लेट होगा, लॉकडाउन हो गया था, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी। और गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि अभी से क्या वीडियोस पढ़ना, अभी से क्या वीडियोस को देखना है, अभी से क्या स्टडी करना, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। तो क्या आप उस टाइम के लिए बैठे रहोगे जब एग्ज़ाम सिर पे आ जाएगा? नहीं, आप अभी से तैयारी करिए। मैं 20-20 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूं, वो भी 2 या 3 दिन में एक वीडियो। तो आपको क्या दिक्कत है देखने में? आसानी से आप उसको देख लीजिएगा और अपने नोट्स को कवर करिएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि लेखपाल जो है, ये जो परीक्षा है 21 सेवा नियमावली के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो आप याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाएगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के अंतर्गत लेखपाल की परीक्षा आयोजित की जाती है। आप इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006। अब अगर बात करी जाए, यहाँ पर एक विभाग है जाए कि सेवा नियमावली परिषद का तात्पर्य क्या है। तो सेवा नियमावली परिषद जो है, इसको आप समझ लीजिएगा, सेवा नियमावली परिषद, ये राजस्व परिषद ही है। ये विभाग कौन सा है आपका? राजस्व परिषद। कौन सा विभाग है? राजस्व परिषद या राजस्व विभाग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्व परिषद की जगह इसको हम राजस्व विभाग ही बोल देते हैं। तो सेवा नियमावली परिषद यानी हमारा राजस्व विभाग ही है, जो कि परीक्षाओं को आयोजित करने का कार्य करता है। अब होता क्या है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित की जाती रही हैं और आगे भी हो रही हैं। ठीक है, सेवा नियमावली परिषद यानी राजस्व विभाग इसको आयोजित करता है। अब राजस्व विभाग करता क्या है कि एक चयन समिति का गठन करता है। वो क्या करता है? चयन समिति का वह गठन करता है। ठीक है, अब चयन समिति क्या करती है? होता क्या है कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी खाली होती है लेखपाल की, उसका एक ब्यौरा जुटाया जाता है कि इस ज़िले में इतनी वैकेंसी है, इस ज़िले में इतनी वैकेंसी है। फिर उसको आगे चयन समिति को सौंप दिया जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, रिटन होता है, साक्षात्कार होता है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसमें से आपका मोस्ट इतना ही है कि आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के अंतर्गत ये परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, और जिन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं समूह ग के अंतर्गत। समूह ग की ये वैकेंसीज होती हैं या समूह ग के ये पद हैं। तो अभी हमने समझा लेखपाल के एग्ज़ाम के बारे में, कैसे आप इस एग्ज़ाम को दोगे या एक एग्ज़ाम कौन कराता है। अब हम जानते हैं लेखपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। हम लेखपाल या पटवारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखपाल को पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि लेखपाल का वर्णन कहाँ है, तो आपको बताना है भू राजस्व। इसका वर्णन जो है वो भू राजस्व एक्ट 1901 की धारा 23 में इसका वर्णन है। आप बताओगे कि भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल के पद का वर्णन है, और इसे दूसरे नाम यानी पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। अभी कई राज्यों में पटवारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में गाइज
चौधरी चरण सिंह की सरकार आई। किसकी सरकार आई? चौधरी चरण सिंह की सरकार। तो चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पटवारी का पद था, पहले पटवारी के नाम से ही चला आ रहा है। ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें तो लेखपाल क्या था? पटवारी था। लेकिन चौधरी चरण सिंह की सरकार ने पटवारी का जो पद था उसे समाप्त कर दिया, या पटवारी का नाम चेंज करके गाइस लेखपाल के पद का सृजन किया, या लेखपाल के नाम का सृजन किया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह की सरकार ने पटवारी का नाम बदल करके लेखपाल कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब अगर बात करें कि क्या सभी राज्यों में पटवारी की जगह लेखपाल के नाम से पुकारा जाता है, तो ऐसा नहीं है। कई राज्यों में आज भी लेखपाल को पटवारी ही कहा जाता है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि पटवारी का ऐतिहासिक जो पहलू है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो शेरशाह सूरी को हम बोल सकते हैं कि इस पद के वो जन्मदाता हैं। पटवारी पद के जन्मदाता कौन है? तो शेरशाह सूरी जन्मदाता हैं। जी हाँ, ये वही शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। ये वही शेरशाह सूरी हैं जी, सूरी वंश के शासक थे। ठीक है, अगर बात करी जाए कि पटवारी का पद धीरे धीरे कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा, कैसे यह पद चर्चित हो गया, तो मुगल काल में अकबर के समय इस पद को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। पटवारी के पद को बनाया किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, लेकिन इस पद को बढ़ावा कब मिला? अकबर के समय में। कई बार गाइस हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और हम लगा कर आते हैं कि पटवारी पद का जन्मदाता कौन है, तो अकबर। ऐसा नहीं है। अकबर के समय में यह पद बहुत ही उपयोगी पद बन गया था। ऐसा हुआ था क्योंकि इस पद की बड़ी जिम्मेवारियां बढ़ गई थी। राजस्व को जुटाने का काम, राजस्व का हिसाब करने का काम सभी पटवारी को सौंप दिए गए थे। तो बड़ा कार्य पटवारी का हो गया था अकबर के समय में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस पद को जो बढ़ावा दिया गया वो मुगल काल में दिया गया, और खासकर स्पेशली अकबर के समय में दिया गया था। ठीक है, अकबर को तो सब जानते ही हैं आप लोग। अब अगर बात करें अंग्रेजी काल में या ब्रिटिश काल में क्या हुआ, तो गाइस ब्रिटिश काल में ये हुआ कि ब्रिटिश काल में इस पद को जारी रखा गया। हालांकि इसकी प्रणाली को चेंज नहीं किया गया, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया ब्रिटिश काल में, थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए इस पद के प्रारूप में, लेकिन जो प्रणाली रही वो कैसी रही गाइस? जारी रही। अंग्रेज़ों ने भी जो क्रम चला आ रहा था पटवारी के कार्यों को लेकर, वो अंग्रेज़ों ने भी कैसा रखा? ब्रिटिश काल में भी वो जारी रहा। तो ऐसे धीरे धीरे करके पटवारी का पद लोकप्रिय होता चला गया। फिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, उन्होंने पटवारी के नाम को बदल करके लेखपाल इस नाम को कर दिया। अब अगर हम बात करें कि पहली बार अपने भारत में लेखपालों के पद को, या गाँव में जो लेखपाल हैं उनके पद को कब सृजित किया गया, कब भूमिका निभाई लेखपालों ने सरकार के प्रमुख के रूप में? तो 1918 आपको याद रखना है। 1918 में पहली बार गाँव में लेखपाल को सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया, सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि बनाकर नियुक्त किया गया। तो आप याद रखेंगे 1918 में पहली बार गांव में लेखपाल को सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि बनाकर नियुक्त किया गया। कार्य उनके वही रहे सेम, लेकिन 1918 में उनको नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया गया था। तो हमने लेखपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा। अब हम लेखपाल के वर्तमान समय, जो लेखपाल का वर्तमान में जो पद है, वर्तमान में उसके जो कार्य हैं, उन सभी को भी समझने का प्रयास करते हैं कि आज लेखपाल आज क्या कार्य करता है, क्या क्या कार्य लेखपाल को सौंपे गए हैं, उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम समझते हैं लेखपाल के वर्तमान समय के कार्यों को। ये गाइज हम बात करते हैं लेखपाल के वर्तमान कार्यों के बारे में भी समझते हैं, वर्तमान में क्या क्या काम लेखपाल करते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ पुराने नामों के बारे में भी समझते हैं। पटेल, कारनाम और शानबुगरू, इन नामों से
लेखपाल को संबोधित किया जाता था। इसके ऐतिहासिक नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे, पटेल, कारनाम, सानभोगरू, और कभी कभी गाँवों में आज भी इन नामों से लेखपाल को संबोधित कर दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में लेखपालों के कार्यों में क्या क्या परिवर्तन आया। पहले पटवारी कार्य क्या करते थे, आपको तो पता ही है। पटवारी का कार्य पहले रहता था कि जो भूमि है उसकी सही माप करें, नक्शा अपने पास रखें, उसके अलावा जो भी ओला के अलावा सूखा, बाढ़, इन सभी की वह समीक्षा करें। यही कार्य पटवारी को सौंपे गए थे पहले भी। तो कार्यों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन कार्यों को करने के तरीके में परिवर्तन जरूर आया है। तो आजकल क्या हुआ है, 2005 में सरकार ने पटवारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया। ठीक है, 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया, जिससे पटवारी के कार्यों में सहूलियत आई और जो डाटा था उसको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। जो डाटा था गाइज उसको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया, यानी डाटा को अब कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि पटवारी को लिखित तौर पर जो प्रारूप होते थे उनको लिखित तौर पर अपने पास रखना होता था, और अगर राजा महाराजा ने उनसे हिसाब किताब मांगा या उन्होंने उनसे कोई भी ब्यौरा मांगा तो पटवारियों को सारी चीज़ें लिखित तौर पर मैनुअली अपने पास रखनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि पटवारी के कार्यों में थोड़ी सी राहत दी गई है और डिजिटल ज़माना आ गया है, तो ऐसे में कंप्यूटर में उनका डाटा फीड होता है, तो इतनी आसानी अब हो जाती है लेखपालों को, उतना उनको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इतना मटेरियल लेके साथ में नहीं चलना पड़ता है। तो काफ़ी परिवर्तन आ गया है इनके कार्यों में। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि और जो डाटा है लेखपालों से संबंधित उसको कंप्यूटरीकृत करने का काम कब किया गया, तो 2005 में। कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, तो आप याद रखेंगे पटवारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत इनके नामों के बारे में भी समझा और कार्यों के बारे में भी समझा। अब हम जानते हैं कि लेखपाल के जो कार्य हैं उनको कहाँ पर वर्णित किया गया है, सभी कार्यों को। तो गाइज लेखपाल के सभी कार्यों को लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स में वर्णित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, लेखपाल के सभी कार्यों को लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स में वर्णित किया गया है। और अगर बात करें तो लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स का पैरा 25, इसमें कुछ प्रमुख कार्य इसको सौंपे गए हैं, जैसे आपका खसरा हो गया, खतौनी हो गई, आपका नक्शा हो गया, इसके अलावा बही हो गई। ठीक है, इस प्रकार का जो ब्यौरा है उसको तैयार भी करना पड़ता है और अपने पास रखना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये पैरा 25 में वर्णित है और लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स में इसके सभी कार्यों को वर्णित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेखपाल जो होता है वो किस विभाग का प्रमुख होता है। तो आपको तो पता ही है, वो है राजस्व विभाग का निम्नतम अधिकारियों में से एक होता है, जो कि कानून गो के अंडर में काम करता है। अपनी जितनी भी रिपोर्टें होती हैं, जो भी ब्यौरा होता है, वो कानून गो को सौंपता है। ये हमने क्लास नंबर 2 में पहले ही समझ लिया है। जो अधिकारियों के बारे में हमने वीडियोस करी थी या लेक्चर करा था हमने, तो उसमें हमने समझा था कि लेखपाल कानून गो के अंडर में कार्य करता है। अब अगर बात करी जाए गाइज, तो लेखपाल जो प्रमुख होता है वो अपने हल्का का प्रमुख होता है। अब हल्का क्या होता है, तो पहले यही हम समझ लेते हैं गाइज कि परगना और हल्का होते क्या हैं। तो पहले गाइज हम समझते हैं, जैसे लेखपाल की नियुक्ति का या लेखपाल की संख्या कितनी होगी जिला स्तर पर, इसका निर्धारण कौन करता है। तो लेखपालों की संख्या जिले में कितनी होगी, इसका निर्धारण करते हैं जिला अधिकारी या कलेक्टर। कौन करते हैं, जिला अधिकारी। डीएम साहब इसका निर्धारण करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि जिले में लेखपालों की संख्या कितनी होगी। और जिला अधिकारी ही निर्णय करते हैं कि परगना गाइज हम पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, परगना या तहसील एक ही बात होती है। तो कलेक्टर क्या करते हैं, किस लेखपाल को किस परगना या तहसील में नियुक्ति दी जाएगी, इसका वो निर्णय करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लेखपाल है, तो जिलाधिकारी ने उसको फलाने फलाने परगना या तहसील में नियुक्ति दे दी। अब क्या होता है कि परगना जो होता है वो हल्कों में विभाजित होता है। जैसे आपका जिला परगना में विभाजित होता है, ऐसे ही परगना जो होता है वो हल्का में विभाजित होता है। अब आप सोच रहे होंगे हल्का क्या होता है।
तो हल्का गाइज होता है आपके गांव, ग्राम, ये आपके गांव होते हैं। तो अब एक गांव का एक लेखपाल नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर तो जिलाधिकारी ने परगना में लेखपाल को नियुक्ति दे दी, लेकिन परगना का जो प्रभारी होगा वो क्या करेगा? जो परगना का प्रभारी होगा, जैसे हमारे हैं एसडीएम साहब, ठीक है, यहाँ पर जो सहायक कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं एसडीएम साहब, वो क्या करते हैं कि हल्का में यानी गाँव में लेखपालों को वो नियुक्ति देते हैं कि किस गांव का कौन सा लेखपाल होगा। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार हुए? जिला स्तर पर लेखपालों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? जिलाधिकारी करते हैं। किस परगना में कौन सा लेखपाल नियुक्त होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? जिलाधिकारी करते हैं। हल्के में कौन सा, किस हल्के में कौन सा लेखपाल नियुक्त होगा, इसका निर्धारण कौन करते हैं? तो हमारे परगना प्रमुख एसडीएम साहब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो सहायक कलेक्टर होते हैं वो इसका निर्धारण करते हैं। तो गाइज यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक हल्के से दूसरे हल्के में ट्रांसफर कौन करता है, स्थानांतरण कौन करता है? तो ये भी परगना प्रमुख एसडीएम साहब ही करते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि एक परगना से दूसरे परगना में स्थानांतरण का कार्य कौन करता है, तो वो जिलाधिकारी जी करते हैं। तो आसानी से आप इसको याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता है कि जिला स्तर से नीचे आपकी तहसीलें होती हैं और तहसील स्तर से नीचे फिर ग्राम होते हैं। तो निश्चित रूप से आपके तहसीलों में कौन नियुक्ति करेगा? जिलाधिकारी, उससे बड़ा अधिकारी करेगा। फिर इससे निचले स्तर पर ग्राम होते हैं, तो जो परगना में बैठता है सहायक कलेक्टर, वो उसको स्थानांतरण का कार्य संपन्न करेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो लेखपाल हल्का का प्रमुख होते हैं, अपने अपने हल्का का क्या होते हैं? वो प्रमुख होते हैं, अपने अपने गाँव के वह प्रमुख होते हैं। अब जब लेखपाल अपने अपने गांव के प्रमुख होते हैं तो उनको कुछ कार्य सौंपे गए हैं ग्रामीण स्तर पर, उन कार्यों को उन्हें करना पड़ता है। अब कौन कौन से वो कार्य हैं गाइस, उनको हम समझ लेते हैं। तो गाइस हम समझ लेते हैं कि लेखपाल अपने गांव में कौन कौन सी कार्यों के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। तो गाइस लेखपाल जो होते हैं उन्हें अपने हल्का का प्रमुख बनाया जाता है। तो वो अपने हल्के में क्या करते हैं, यहाँ पर अपने गाँव में, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हल्का या गांव। तो लेखपाल अपने हल्का या गांव का पूरा नक्शा अपने पास रखते हैं, पूरा मैप इनके पास होता है। उस मैप में हम बोल सकते हैं कि उनके पास जो तालाब हैं, ठीक है, मकान हैं, ठीक है, भूमि हो गई, बाज़ार हैं, इन सभी का ब्यौरा मौजूद होता है उस नक्शे में। उसे पता रहता है कि कहाँ पर क्या है। कल के दिन अगर भूमि की नाप हो रही है, ग्रामीण स्तर पर कुछ हो रहा है, तो लेखपाल के पास ही पूरा ब्यौरा मौजूद होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लेखपाल को ओलावृष्टि हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपका सूखा पड़ गया खेतों में, अचानक आग लग गई खेतों में, ठीक है, संक्रामक रोग उत्पन्न हो गया है ग्रामीण स्तर पर और ये बढ़ता ही जा रहा है। ओलावृष्टि, सूखा, आग, संक्रामक रोग या बिजली गिर जाती है, उससे किसी की मृत्यु होगी ग्रामीण स्तर पर। तो इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं, इन सभी पर जो रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट होती है गाइस, उसको लेखपाल जो है वो कानूनगो को सौंपता है। किसको सौंपता है? कानूनगो को। ओलावृष्टि, सूखा, आग जनी या संक्रामक रोग, बिजली गिर जाए किसी ग्रामीण स्तर पर खेतों में या कुछ नुकसान हो गया, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं उसकी रिपोर्ट बनाकर लेखपाल कानूनगो को सौंपता है। तो इसका ये जो इसके कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य होते हैं। अब अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल जमाबंदी का भी प्रमुख होता है। जमाबंदी क्या होती है और जमाबंदी में कैसे वह अपनी भूमिका निभाता है, इन सभी को भी हम समझते हैं। तो जमाबंदी का भी ये प्रमुख होता है। तो जमाबंदी क्या होती है? तो गाइज किसान की स्वामित्व वाली, किसान की स्वामित्व वाली भूमि का समस्त ब्यौरा। ये स्वामित्व क्या है? स्वामित्व जिसका वह स्वामी है, ठीक है, जिसके नाम वो जमीन है। तो किसान की स्वामित्व वाली भूमि का समस्त ब्यौरा जिस रजिस्टर में मौजूद होता है, किसान की स्वामित्व वाली भूमि का समस्त ब्यौरा जिस रजिस्टर में मौजूद होता है, वही क्या कहलाता है? आपका जमाबंदी कहलाता है। क्या कहलाता है?
जमाबंदी। अब जमाबंदी की 2 प्रतियां होती हैं। कितनी प्रतियां होती हैं जमाबंदी की? 2 प्रतियां होती हैं। अब एक प्रति किसके पास होती है? तो जमाबंदी की जो एक प्रति होती है वो आपके तहसीलदार के पास होती है। किसके पास होती है? तहसीलदार के पास। और एक प्रति लेखपाल के पास होती है। एक प्रति तहसीलदार रखता है और एक प्रति लेखपाल रखता है। तो जमाबंदी में जो आपका इंस्पेक्शन होता है, या हम जिसको बोल सकते हैं पुनः निरीक्षण होता है, निरीक्षण का कार्य जो किया जाता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में। ठीक है, यानी किसान की स्वामित्व वाली भूमि का जो समस्त ब्यौरा है, कितनी भूमि आपके नाम है, कितना आपके नाम जो भूमि का पूरा ब्यौरा है वो सब इसमें मौजूद रहता है। अगर बात करें तो एक प्रति तहसीलदार एक लेखपाल के पास होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 4 एकड़ भूमि है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 एकड़ भूमि है और जमाबंदी में भी यही रजिस्टर्ड है 4 एकड़ के नाम से, कि 4 एकड़ भूमि मान लीजिए किसी एक्स व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए उसने इसमें से कुछ भूमि किसी के नाम कर दी, या मान लीजिए उसकी भूमि पर कोई कब्जा हो गया, मान लीजिए हस्तांतरण हो गया, कुछ भी हो गया, दाखिल खारिज हो गया, नामांतरण हो गया, तो भूमि में मान लीजिए थोड़ी सी कटौती हो गई। तो ऐसी स्थिति में भूमि में कमी आएगी, निश्चित बात है। और जब भूमि में कमी आएगी तो पुनः जमाबंदी को या उसकी भूमि के लिए पुनः निरीक्षण आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए व्यवस्था करी गई है कि प्रत्येक 4 वर्षों में जमाबंदी का निरीक्षण किया जाएगा। कितने वर्षों में किया जाएगा? प्रत्येक 4 वर्षों में जमाबंदी का निरीक्षण किया जाएगा। और फिर 4 वर्षों में जो भी कटौती होती है उसके स्वामित्व में, क्या होती है? कटौती होती है या बढ़ोतरी, कुछ भी होता है उसके स्वामित्व वाली भूमि में, तो उस रजिस्टर में वह चढ़ा दिया जाता है, यह वह जमाबंदी में अंकित कर दिया जाता है। किसके द्वारा अंकित कर दिया जाता है? लेखपाल के द्वारा अंकित कर दिया जाता है। तो याद रखिए 4 वर्षों के बाद जमाबंदी का निरीक्षण होगा और उसमें जो भी बढ़ोतरी या कटौती होगी वो जमाबंदी में अंकित कर दी जाएगी। तो गाइज हमने समझा आज लेखपाल के प्रमुख कार्यों के बारे में। अब लेखपाल के पास प्रमुख कागजात होते हैं, जैसे आपका खसरा हो गया, खतौनी हो गई, बही हो गई, इनके बारे में भी हम अगली वीडियो में क्रमशः पढ़ेंगे और डीपली जानेंगे कि क्या खसरा होते हैं, क्या खतौनी होती है, इसके अलावा क्या नक्शा होता है, क्या वही होती है, क्या मापने की इकाइयाँ इनके पास मौजूद होती हैं, कैसे लेखपाल भूमि का मापन करता है। इन सभी पहलुओं को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और गाइज आज की वीडियो में आप थोड़ा बहुत तो लेखपाल का इंट्रोडक्शन समझ ही गए होंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरे द्वारा दिया गया वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।